अगर इस फार्म की बात करें, ये आज से 1965 के आसपास का फार्म लगा हुआ था यहाँ पर। रॉयल डिलीशियस का फार्म था। जैसे जैसे वक्त निकलता है, बीमारियाँ बगीचों में आती है। यहाँ पर भी रूट रॉट और रूट बोरर जैसी बीमारी ने अपना घर बनाया और पूरा ऑर्चर्ड ही समाप्त कर दिया। 90% आज यहाँ पर जो पुराना ऑर्चर्ड है वो समाप्त हो चुका है। और जिस वजह से हमें नई टेक्निक की और नई फार्मिंग की ओर आना पड़ा। हम रूट स्टॉक पे आज काम कर रहे हैं यहाँ पर। जब हमारे पास यहाँ पूरे की पूरा जो पूरा इलाका है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा सनी साइड इलाका है। ये सूखा इलाका है, यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं है, ना यहाँ पर दूर तक कोई नेचुरल पानी का सोर्स है। तो यहाँ पर क्या करते थे, आज से 10 साल पहले हमने पानी को स्टोर करने के लिए पॉली टैंक ये बनाया। इसकी कैपेसिटी थी 25,000 लीटर। आज तो चलो इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास मेन टैंक बन गया है। 25,000 की कैपेसिटी इस टैंक की थी हमारे पास, आज भी चल रहा है। ये सोलर ट्रैप भी लगे हैं और लाइट ट्रैप भी लगे हैं। रूट बोरर कंट्रोल नेचुरल तरीके से हम करते हैं। उनका जो जीवन चक्र है उसको तोड़ के हम रूट बोरर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस ब्लॉक की बात करते हैं। ये ब्लॉक ही पूरा चेंज हो जाता है। अब हमारा ब्लॉक M7 रूट स्टॉक पे और रेड ब्लॉक्स पे आ जाता है। हर एक ब्लॉक में एक नई वैरायटी और नया रूट स्टॉक लगेगा यहाँ पर। चलो, वही बोला जाता है कि फार्मिंग इज़ नॉट जस्ट ए जॉब। या अगर आपने आज की फार्मिंग करनी है तो फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी आपको। ये ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाता है आपका। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं रहेगी फिर आपके। इरादा बनाए रखिए, अपने आप हो जाता है काम। बाकी स्ट्रगल तो ज़िंदगी भर चलेगा। ये माइट है यहाँ रस। हाँ, इधर ये देखो, ये टू स्पॉटेड। ये 2 स्पॉट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे डॉट, इसीलिए इनको 2 स्पॉटेड माइट्स कहते हैं। इस बार यही अलाइव है ये। हाँ, अलाइव बिल्कुल अलाइव है ये। It's moving. बट इसको अगर ऐसे देखोगे आप तो लेंस भी होगा ना, तो लेंस से शायद 2 स्पॉटेड आएगी। रस्ट माइट तो मतलब ही नहीं कि लेंस से दिखेगी। रस्ट माइट कौन से इसमें? नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्चर्ड डायरी और मैं धर्मेंद्र शर्मा। आज हम पहुंचे हैं ऑर्चर्ड डायरी में ट्री नर्सरी में, जो कि शिमला ज़िले के टिक्कर तहसील में ये नर्सरी है। इसके जो संचालक है वीरेंद्र जगित्ता जी है, जो इस नर्सरी के मालिक भी है। तो हम अपने इस वीडियो में उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इस नर्सरी को, ट्री नर्सरी और इनका जो अपना फार्म है उसको चला रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सेब बागवानी के साथ साथ अंगूर, कीवी और इस तरह के पलम, खुमानी, इस तरह की मल्टी फ्रूट या मल्टी क्रॉप पे ये काम कर रहे हैं। मेरा नाम वीरेंद्र जगित्ता है। मैं थाना गांव से हूं और ये जो हमारा फार्म है ये बहदार पे है। बहदार जो जगह पड़ती है, और ये जो यहाँ की हाइट है 6200 फीट है। सी लेवल से 6200 फीट है यहाँ की हाइट। परिवार के सहयोग के बिना बागवानी असंभव है। जब तक परिवार का सहयोग नहीं होगा बागवानी आप कर ही नहीं पाओगे। ये जो अगर तो आप HDP पे काम कर रहे हैं, हाईटेक टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं, तो ये परिवार का ही मिला जुला काम है। ये आपका किसी लेबर के भरोसे काम नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ हम अब खड़े हैं यहाँ पर जो वैरायटी लगी है, गाला वैरायटी है, गाला स्ट्रेन है, गाला मेमा 16316। ये निशलर नर्सरी की वैरायटी है। ये M9 रूट स्टॉक पे लगी है। ये जो ब्लॉक पूरे का पूरा ब्लॉक हमारा गाला मेमा 16316 का लगा है। यहाँ पर जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉक वाइज डिवाइड है पूरा का पूरा ऑर्चर्ड। और यहाँ पर अभी जो प्लांटेशन हुई है, अभी तो यहाँ पर 50% ऑर्चर्ड पे ही हम काम कर पाए हैं HDP पे, और 4000 के आसपास प्लांटेशन कर पाए हम यहाँ पर। अभी बोलते हैं ल्यूरोस्वीट को ना, ये उसमें सैंपल, पहला सैंपल लगा मेरे पास से। ठीक है, कुल मिला के ठीक है, साइज़ अच्छा है अभी है। हाँ, अभी तो 1 महीना रखो आप, 1 महीना क्या 50 दिन रखो। सबसे रेड लब का सबसे एडवांस ट्रेन अभी तक का जो बोलते हैं। बाकी मेरे पास भी पहला सैंपल है, अभी तक रिजल्ट अच्छे हैं। बाकी 50 दिन बाद पता लगेगा कितना साइज डेवलप कर पाता है। क्या नाम क्या है? ल्यूरोस्वीट है, मतलब मीठा बोलते हैं इसको, बहुत मीठा है बोला। बाकी तो खट्टा सा है ना, खटास सी है। तो इसमें देखते हैं, पहला सैंपल है जो भी है। दो अलग है, 2-3 जगह और लगे ये ना। और हैवी है, मतलब ग्रोथ हैबिट इतनी ज़्यादा कि पिछले साल की कल में इतना हैवी ग्रोथ है। अब देखो ना इस साल की ग्रोथ कहाँ पकड़ी है उसने, यहाँ से ली है ग्रोथ, 4 फुट की ग्रोथ हो रही है। तो इतनी ज़्यादा हैवी ग्रोथ है ना। आप देखो यहाँ देखो कैसी आ रही है शेड। ये डार्क है, ये ऐसी आ रही है जैसे बहुत डार्क। मतलब डार्क ही होगा, पिंकिश नहीं रहेगा ये। हाँ, ये नहीं रहेगा पिंकिश। ये और शेप साइज परफेक्ट आ रही है, जो पता नहीं, बाकी कह नहीं सकते। ये टॉप ग्राफ्ट है, सीडलिंग पे है, सीडलिंग पे है। तो ये Z1 जहाँ तक मैं समझाऊँ ये प्योर है। जो इंपोर्ट हो रहा है वो नहीं बन रही वो चीज़। Z1 की जब बात करें ब्लैकिश शेप है, तो ये चीज़ें है।
क्योंकि कई दिनों से हमारी डिस्कशन यही चली Z1 वही सैंपल तो आ रहे हैं, दोनों तरह के आगे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि हाँ इसका तो शेप भी हाँ जी। प्रॉपर, और ये देखो डार्क बनेगा ही, ये तो आ गया बहुत पहले मेरे पास, बाकी Z जैसे वो तो पिंकिश है वो वाला। वो तो पिंकिश आ रहा है। अब कितना काला होगा वो? वैरायटी तो एक ही होनी चाहिए, हाँ या जी, तो हाँ फिर जी। उसके नाम पे कुछ और मिला है आपको। हाँ वही चीज़ है, किस पे विश्वास करे किस पे नहीं करे समझ नहीं आ रहा। इतनी भी समस्याएं हमारे ऑर्चर्ड में आ रही है, आज से 30 साल पहले तो नहीं थी। हमने खुद इनवाइट की है, एक तो एक्सेस केमिकल डाल के। अगर मैं छोटी सी बात करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा ऑर्चर्ड पुराना ऑर्चर्ड ख़त्म हुआ है रूट रॉट और रूट बोरर से ख़त्म हुआ है, लेकिन आज की डेट में ना मेरे पास रूट रॉट है, ना ही रूट बोरर है, ना ही मैंने कोई केमिकल यूज़ किया है। मैंने सिर्फ अपनी सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया है, जिसकी वजह से गुड जो बैक्टीरिया है जो हमारी बीमारियों से लड़ते थे, उनकी संख्या हज़ारों से लाखों से करोड़ों में बदल गई है, जिसकी वजह से मेरे ऑर्चर्ड में सॉइल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है आज। जितना आप केमिकल यूज़ करेंगे तो बीमारियाँ तो आएगी आपके ऑर्चर्ड। लीव चेक करनी पड़नी साथ में। सुनो कैमरा निकालो तो लीव चेक करते हैं क्या। मेरा नाम अरुण मेहता, मैं करछारी का रहने वाला हूँ। तो माइक्रोस्कोप कैमरा बोलते हैं, एक लेंस आते हैं, वो नहीं है, ये कैमरा है। इसको आप फ़ोन के साथ अटैच कर सकते हो और इजीली ले जा सकते हो। ये ऐप है कैमरा FI2, इसकी ऐप है। ये कनेक्ट हो जाएगा। एग्स दिखा देते हैं। ये एग्स, ये माइट के एग्स है। घुमाओ। ये माइट है यहाँ रस, हाँ इधर ये देखो, ये टू स्पॉटेड। ये 2 स्पॉट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, डॉट, इसीलिए इनको 2 स्पॉटेड माइट्स कहते हैं। इस बार यही अलाइव है ये। हाँ हाँ, live, बिल्कुल अलाइव है ये। इट्स मूविंग। बट इसको अगर ऐसे देखोगे आप तो लेंस भी होगा ना, तो लेंस से शायद 2 स्पॉटेड आएगी। रस्ट माइट तो मतलब ही नहीं कि लेंस से दिखेगी। रस्ट माइट कौन सी है इसमें? होती है लंबी जैसी, ऐसे मच्छी जैसी होती है। अच्छा अच्छा, माइट भी कई तरह की मूव है। करो तो मूव करो। उसको यहाँ थी उसको वो डंडी के आसपास ही होती है ज़्यादा, जो बीच वाली वो होती है। इधर हाँ, इस इधर सीधा ले जाओ अपने हाथ की तरफ आ गया। थोड़ा उधर को रखो, उधर को अपनी वाली साइड को। हाँ इधर से आगे ले जाओ। नॉर्मल कितने कंसीडर होते हैं अगर मतलब कि इतने हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे माइट के जो इंसेक्ट हैं? बोलते तो 5-6 है। अच्छा, ये स्प्रे हुई है इस पे तो शायद। यहाँ है, यहाँ ये देखो रस्ट बहुत थी। ये वाला ये तो ये 2 spotted स्पॉट इधर गई थी रस्ट। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो वहाँ को लीव ले जानी पड़ती है, कभी हम लेबॉर्ट्री में ले जाते हो माइट चेक करने के लिए, हम कर ही नहीं सकते कभी भी नहीं चेक। कुछ माइट ऐसी है, रेड माइट तो चलो आप किसी भी लेंस से देख लोगे, पर जो रस्ट माइट है वो किसी भी लेंस से देखना बहुत मुश्किल है, आंखों से तो दूर की बात है, उसको ना आप फ़ोन से देख पाओगे। ये माइक्रोस्कोपिक कैमरा जो कि पत्तों में इंसेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। ये एक प्रोग्राम बेस्ड कैमरा है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस OTG केबल से, और इसमें ये कैमरा की लाइट को कंट्रोल करने का बटन है। ये बड़ा सिंपल सा डिवाइस है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ये फ़ोटो लेने का भी मोड इसमें है, और साथ में आप इसको यहाँ पे इसमें जूम के ऑप्शन है। अंदर इसमें कैमरा लगा है, साथ में इसमें LED लाइट्स लगी हैं। आपको इसको जिस भी चीज़ को आपने पत्तों को या लीफ को चेक करना है, ये आपको ये जो डिवाइस है उसके ऊपर वर्टिकली इस तरह से आपको प्लेस करना है। और मेरे से बेहतर मेरे जो साथी गण हैं यहाँ पर, बागवान आए हैं, सभी बहुत ही ऊर्जावान और ज्ञान रखते हैं बागवान। आप इनसे भी कुछ पूछिए, मेरे से बेहतर ये जानते हैं। ये मुझे सिखाने आए हैं, आज मैं इनसे सीखने नहीं आया हूँ। यहाँ पे बहुत से युवा बागवान हैं। आज हिमाचल में
जो एप्पल इंडस्ट्री है वो शायद 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। बहुत सारी इसने यहाँ का इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है यहाँ के पूरे क्षेत्र में लाया है। पर आज इंटरनेट और इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल के दौरान भी आज भी कहीं ना कहीं जो एक बागवान है वो कहीं ना कहीं विदेश के या फ़ॉरेन का सिस्टम देखता है, उससे कहीं ना कहीं पीछे है। तो मेरे साथ में यहाँ पे युवा बागवान है नवीन मेहता जी। तो थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से बागवानी को कर रहे हैं और ये क्या सोचते हैं कि फ्यूचरिस्टिक जो बागवानी की अप्रोच है वो कैसी होगी। थैंक यू जी। माई सेल्फ नवीन मेहता, मैं रोहडू का रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको वीरेंद्र दिगिता जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इंडिविजुअली कह रहे हैं कि आप कैसे बागवानी करते हो और फ्यूचरिस्टिक कैसा रहेगा आपका। तो मेरा ऐसा मानना, सीडलिंग बुरा नहीं है, हमें इस पे काम करते रहना चाहिए कुछ एक परसेंटेज पे। बट जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ और 2-4 और प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे जुड़ा हूँ, स्पेशली लोकिंदर बिष्ट भाई वेरा, तो फिर उनसे ये सीखने के लिए मिला कि भाई रूट स्टॉक पे हमें जाना चाहिए। ड्यू टू इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपकी क्वालिटी है ऊपर की वो चेंज नहीं होती है। सबसे बड़ा इसमें यही है क्लोनल रूट स्टॉक्स पे कि भाई आपकी जो क्वालिटी है जो आपने लाई है वही आपको मिलेगा। इसलिए इसकी तरफ आदमी को जाना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। और मैंने कुछ एक रूट स्टॉक्स भाई साहब से भी लिए हैं जिनको प्रोपोगेट करके मैं अपनी ही कुछ अपने लिए खुद इंडिविजुअल के लिए रूट स्टॉक्स तैयार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ एक और युवा बागवान है कनिष्क सांचटा जी, जो कि यहीं सजार गांव के रहने वाले हैं, साथ में ही गांव है। अभी आज के जैसे इस दौर में जो फार्मिंग हो रही है इसमें ये किस तरह से देखते हैं कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है जहाँ पे यूथ अवेयर हो रहा है, फार्मिंग आ रहा है, पर उसको कहीं ना कहीं बाज़ार के साथ तालमेल बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आज की डेट में देखो सर, आने वाला जो टाइम है वो अब जो फ्रूट या कंपटीशन ग्लोबल हो गया है। बाहर से भी सेब आता है, पहले होता था कि बस हमारा यहीं का सेब है और आपस में कंपटीशन है। आप देख रहे हैं यूएसए से जो सेब आ रहा है, इटली से जो सेब आ रहा है, न्यूजीलैंड से जो सेब आ रहा है, तो उनकी क्वालिटी हमारे से बहुत अच्छी है। अब उनकी क्वालिटी अच्छा होने का रीज़न वहाँ पे एक वन ऑफ द जो बिगेस्ट रीज़न इसका ये है कि वहाँ पे जो भी फार्मिंग हो रही है वो रूट स्टॉक पे हो रही है। और हम अभी भी मतलब यहाँ पे 80-90% मैं बोलूँगा अभी भी जो फार्मिंग हो रही है वो हमारी ट्रेडिशनल है, वो सीडलिंग पे ही हो रही है। और जो आपके रूट स्टॉक पे उस पर क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। कि आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये एक सीडलिंग का प्लांट है, अभी हम एक रूट स्टॉक वाला ब्लॉक विजिट करके आए, तो आपको जो डिफरेंस है वो सामने नज़र आता है। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है तो वो हमारे को रूट स्टॉक पे जाना पड़ेगा। अगर आपने कम्पीट करना है तो ग्लोबली तो बाहर से सेब आ रहा है। आप देखो अब वाशिंगटन आता है, आपका सेब जाता है मार्केट में, तो आप वहाँ पे जो ख़रीदार है वो तो ये देखेगा कि देखने में कौन अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा दिखता है वो। तो इसलिए हमारे को जो फ्यूचर में जो रूट स्टॉक पे जाना पड़ेगा, हम एकदम से स्विच नहीं कर सकते रूट स्टॉक पे। आप थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप उस पर जा सकते हैं। आप थोड़ा सा ब्लॉक इस बार तैयार कीजिए और अगली बार के लिए फिर आप उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं यहाँ से लगभग 300 मीटर दूरी पे अपना घर है, वहाँ रहता हूँ। और मैं आपको थोड़ा आज से 5 साल पहले स्थिति यहाँ की बता दूँ तो वीरेंद्र तो उस टाइम स्टार्टिंग किया थी इन्होंने मेहनत, तो मैं घर से देखता रहता था और सोचता था कि पता नहीं इनकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ऑल्सो ए वेरी चैलेंजिंग टास्क, कि इतने नई प्लांटेशन करके उनको फिर से उठाना और जल्दी फसल तैयार करना, ये एक चुनौती थी। बट टुडे मैं सोचता हूँ कि इन्होंने ऐसा करके दिखाया। और एक कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आकर पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एंड दिस जेंटलमैन हैड प्रूव्ड दिस थिंग। और ये हमारे क्षेत्र और इलाके के लिए गौरव का विषय है कि मुझे लगता है 5-6 साल बाद वो दिन दूर नहीं है जब सभी लोग ये का मॉडल फार्मिंग जो वीरेंद्र जी कर रहे हैं। और मैं हर बार यहाँ आता हूँ, मैंने पूछा है कि आप खाद कौन सी डालते हैं, और इनको इस लैंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे लगता है इनको 5-6 साल लगे और पूरा ऑर्गेनिक काम इन्होंने किया है। रियली हम तो सिर्फ इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने होपफुली इन्होंने जो किया है। और आप देख रहे हैं कि अभी जस्ट बात कर रहे थे कि फार्मिंग जो है ये फुल टाइम फार्मिंग है। आप मैं घर से देखता हूँ रात के समय तक 10 बजे तक ये मेहनत करते हैं। पुराने समय की जब बात करूं उस टाइम कटिंग का भी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था और लगता है कि कहीं दरार से भी काटे जाते थे पौधे, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और उस समय
ये थोड़ा हार्ड फार्मिंग था और आज हार्ड नहीं है, आज स्मार्ट फार्मिंग है। तो ये स्मार्ट फार्मिंग को लेकर इधर के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि मैं समझता हूँ पूरे रोडू और नावर वैली तो क्या पूरे रोडू में वीरेंद्र जी एक मिसाल बन चुके हैं। अभी तो इन्होंने इट्स जस्ट अ बिगनिंग और हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं भी इनको देखकर अपना कार्य मैंने भी प्रारंभ किया है और रियली होपफुली कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहेगा। और अब क्लाइमेट में भी चेंजिंग है। आपने बात की कि पुराने समय में और अब में क्या फ़र्क है। आप सब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो सब परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं और ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वीरेंद्र जी ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने देखा कि प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है और ये तो आज चैलेंजिंग टास्क तो है, लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ कि अपनी जानकारी हमारे को अच्छी होनी चाहिए क्योंकि क्लाइमेट हमारे विपरीत है। उसको विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और ये ऐसा कर रहे हैं। और कीवी का ब्लॉक देख सकते हैं, पूरे का पूरा ब्लॉक हमारा कीवी का है। ये पीछे वाला ब्लॉक हमारा फिंगर ग्रेप्स का है, ब्लैक फिंगर ग्रेप्स लगे हैं इसमें। और प्लम के ब्लॉक यहाँ अलग से है, पियर के ब्लॉक अलग से हैं। ये हमारा कीवी का ब्लॉक है यहाँ पर। ये हार्वर्ड और हेलिसन कीवी लगी है यहाँ पर। ये कीवी का ब्लॉक है हमारा। अब अंगूर के ब्लॉक की ओर ले जाते हैं हम आपको। ये ग्रेप्स है, ब्लैक ग्रेप्स है हमारे पास ना। ये आप देख सकते हैं, रिज़ल्ट अच्छे हैं अभी तक यहाँ पर हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तीसरी साल है सैंपल पे, लेकिन थोड़ी सी खटास रहती है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर अंगूर के लिए नहीं बना है। ये हमारे पास अगर नासिक में लगता है, ये नासिक से आए थे, नासिक अंगूर पूरे इंडिया में फेमस है, लेकिन अगर नासिक में लगता है तो मिठास रहेगी, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी हल्की सी खटास रहती है, लेकिन खाने के लिए बहुत शानदार है। आपको बागवानी सेब तक सीमित नहीं रखनी पड़ेगी, आपको हर एक फसल लगानी पड़ेगी। चलो आप प्रोफेशनली नहीं लगाते हैं, आप बेचने के लिए नहीं लगाते हैं, अपने खाने के लिए तो लगाओ, क्योंकि हम एक किसान है, बागवान है। बागवान का मतलब क्या है? सेब बागवान। बागवान का मतलब है कि हर एक फ्रूट तैयार करो जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है, हर एक तैयार करो। आने वाली जनरेशन को खिलाएंगे तो भैया ये देखो हमने क्या किया आपके लिए। एक पेड़ ही लगाओ, किसी भी चीज़ का लगाओ, एक पेड़ तो लगाओ, अपने घर के लिए तो आए, खाने के लिए खरीदना पड़ रहा है फ्रूट। इसमें कोई जितना जो हमारा घर के लिए केमिकल यूज़ होती है चीज़ें, उसमें तो मतलब ही नहीं कोई स्प्रे होती है, कमर्शियली है नहीं यूज़ होने के लिए। इस बार काफ़ी लगा है तो थोड़ा बहुत हम कमर्शियली यूज़ के लिए हम इसको बेच देंगे। लेकिन ये ब्लैक ग्रेप्स है, ये 4 साल के प्लांट है हमारे पास और पिछले 2 सालों से फ्रूटिंग पर है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत शानदार है और इसका हार्वेस्ट टाइम मेरे पास सितंबर में है। अभी देखो 3 महीने हमारे पास पड़े हैं इसको तोड़ने के लिए। साथ में हमारी बी फार्मिंग भी हो रही है। हाँ जी, बागवानी जितना भी फ्रूट हमारे तैयार होता है, ऑल इंडिया में कहीं भी तैयार होता है, बिना मक्खियों के होगा ही नहीं। तो हम बाहर से बॉक्स अरेंज नहीं करते हैं, हमारे ऑर्चर्ड में ही परमानेंट जो यहाँ की लोकल बी होती है इंडिका, वो हमने यहाँ पर अपने लिए बी फार्मिंग के लिए भी रखी है। शहद भी हो जाता है, साथ में हमारा पॉलिनेशन भी हो जाता है, हमारे वातावरण को स्वच्छ। हाँ जी, ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बनी है ये वाली वैरायटी, जो हमारी जंगली मक्खी होती है, सीधी सी बात है, हमने उसको पाला है यहाँ पर। ये ब्लैक एम्बर है, रूट स्टॉक हमारी अवलांसी 29 पर। तो इसका टाइम आ गया है हार्वेस्ट का। ये हमारी लाइट ट्रैप है, रूट बोरर कंट्रोल करते हैं हमारे पास। ये इसमें लाइट आती है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया ये वाला ट्रैप, बाकी ट्रैप स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट नहीं हुआ। ये एक ट्रैप का इतना बेनिफिट है, एक ट्रैप एक सीज़न में 1000 से 1500 के बीच में एक ट्रैप बीटल को मारता है। इसके बाद लाइट के पास अट्रैक्ट होते हैं नाइट में बीटल, जो बीटल एक सीज़न में एक बीटल 300 से 400 अंडे देता है। उससे रूट बोरर तैयार होते हैं जो जड़ें खाते हैं हमारे। अगर हम एक बीटल को मार रहे हैं, समझो हमने 300 अंडे डिस्ट्रॉय कर लिए, पैदा नहीं होंगे वो अंडे। अब हम मार रहे हैं 1000 कीड़े, 1000 बीटल अंडे तैयार करने वाले। 1000 कीड़ों का मतलब है कि हम मार रहे हैं तो बिना किसी केमिकल के, बिना किसी इंसेक्टिसाइड के, बायोलॉजिकल कंट्रोल से हम उन रूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआती पहली साल आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, दूसरी साल कम दिखेंगे, तीसरी साल आपको दिखेंगे कि मेरे बगीचे से रूट बोरर गायब कैसे हो गए। ये चीज़ें रहती है। इसमें कोई भी बल्ब यूज़ हो सकता है या पर्टिकुलर लाइट है? देखो, अगर आप येलो लाइट यूज़ करते हैं उसके बाद ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैं तो LED यूज़ करता हूँ तो उसके पास भी अट्रैक्ट होते हैं, कम होते हैं अट्रैक्ट। तो आप संख्या बढ़ा दो, क्योंकि पीली लाइट है वो जब बारिश होती है वो फिर फटने का चांस वहाँ ज़्यादा रहता है। आप LED यूज़ करो और इसका जो ट्रैप है 2-4 और बढ़ा दो। पूरे ऑर्चर्ड में लगे हैं 5 ट्रैप,
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं 5000 बीटल का मतलब 1.5 लाख कीड़ा मेरे अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है, पैदा नहीं होगा। कब से कब इनका यूज़ ज़्यादा होता है जो बीटल ये आजकल जुलाई अगस्त में फल से मतलब ये लेके चलो कि 15 जून से स्टार्ट हो जाता है, 12 अगस्त आजकल शुरू होगी तो बीटल आना हो गया है शुरू। मतलब ये होता है 15 अगस्त के आसपास, ये इनका जो जीवन है वहाँ तक ही रहता है, जीवन चक्र वहीं तक रहता है इनका। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इनका जीवन चक्र रहता है। ये फिक्स है, ये मेरे ऑर्चर्ड में पूरे फिक्स हो चुके हैं। हो गया। ये हमारी जो पियर है ना, ये हमारी फ्रेश बर्गामट वैराइटीज़ की पियर है, ये फ्रेश है हमारी। रस्ट माइट किस तरह से काम करती है, ये नीचे से आती है, घास से ऊपर की ओर आती है, एक तरह की मकड़ी होती है जो कि हमारी पियर को डैमेज करती है जब वो छोटी होती है। जब ये हमारे पीनट स्टेज से थोड़ी ऊपर पहुंच जाती है, वॉलनट और पीनट स्टेज के बीच में जब आती है तो ये डैमेज करने लग जाती है, खाना चाटना स्टार्ट कर लेती है। उस वक्त ये दिखती नहीं है। जैसे जैसे इसका साइज़ डेवलप होगा, जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा, रस्ट माइट यहाँ पर आपके स्टार्ट हो जाएगी। इसने तो खा लिया, जो ये खुरदरापन है रस्ट माइट के कारण हुआ है। ये देखो रस्ट माइट के कारण हुआ है। क्या अभी भी रस्ट माइट इसमें है? नहीं, वो हो चुका है, उसने अपना काम कर दिया, रस्ट माइट ने अपना काम कर दिया है, लेकिन इसको डैमेज कर दिया है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये जो बीमारी रस्ट माइट की बीमारी है, ये ज़्यादातर बर्गामट जो पियर है, बर्गामट नाम की वैराइटीज़ है पियर की, उसमें देखी जाएगी। 2-3 सालों से देखी जाती है, बाकी उससे पहले नहीं दिखती थी। आज इसका कंट्रोल कर सकते हैं आप, नीम ऑयल से कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू में 2-3 स्प्रे नीम ऑयल का करिए, और रस्टी और माइटीसाइड भी कर सकते हैं इसके लिए ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन टाइम सबसे बड़ी बात है, टाइम से स्प्रे हो तो। ये जो इक्विपमेंट है, माइक्रोस्कोपिक जो कैमरा है, हाँ क्या जी। इससे भी इस रस्ट माइट को शुरुआती दौर पे देख सकते हैं, इससे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं इससे। पहले पत्तों पे आती है, फिर फ्रूट पे आती है। हाँ जी, 793 रूट स्टॉक पे है। हाँ जी, ये जेरोमाइन वैराइटीज़ है, और इसमें पॉलिनेशन के लिए रेडलम गाला लगा है और ग्रैनी स्मिथ लगा है। साइज़ का बहुत बड़ा इशू रहेगा इस बार सूखे की वजह से। फिर भी मैं कह सकता हूँ चलो साइज़ कुल मिला के डेवलप हो ही रहा है। अभी हमारे पास 50 दिन है फ्रूट तोड़ने के लिए, 50 दिन अभी है। 50 दिन में हम इसको काफ़ी हद तक डेवलप कर लेंगे अगर बारिशें होती है। जो इरिगेशन है सर, उसका कितना असर है साइज़ में इस बार जिनके पास इरिगेशन? इरिगेशन का रोल रहा है, लेकिन जो नेचुरल बारिश रहती है उसका अपना रोल होता है। उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन आते हैं बारिश के साथ, नाइट्रोजन आती है, अदर केमिकल जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट को मिलते हैं। लेकिन जो इरिगेशन हम करते हैं, इससे सिर्फ आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है, सूखता नहीं है, थोड़ा बहुत हेल्प आपके फ्रूट डेवलपमेंट में भी होती है, लेकिन ज़्यादा हेल्प आपके रियल जो हमारे नेचुरल जो बारिश होती है उससे ज़्यादा हेल्प होती है। बिल्कुल जितना भी हमारा वेस्ट आता है, चाहे आपका घास आ रहा है या फिर जितनी हम कटिंग करते हैं, उसको आप इकट्ठा करिए। मैं इकट्ठा करता हूँ, मैं आपको दिखा सकता था लेकिन वो काफ़ी नीचे जाके हैं। हम ढेर लगाते हैं, उसके ऊपर गोबर का ढेर लगाते हैं, उसको पूरे का पूरा डिकम्पोज करते हैं। अगर डिकम्पोज नहीं होता है, डिकम्पोजर का यूज़ करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर जो आता है उसका यूज़ करते हैं। आप कोई बात नहीं, 1 साल में डिकम्पोज नहीं हो रहा, 2 साल में नहीं हो रहा, 3 साल में तो हो रहा है, कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। जला के क्या होगा, पोल्यूशन ही फैलेगा, एटमॉस्फेयर गर्म होगा। उससे अच्छा जो जब सड़ने के बाद वो वापस आपके सॉइल में आएगा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाएगा। देखिए, जब आप कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद जो लकड़ी या टहनियाँ नीचे गिरती है तौलिए में, आप तौलिए में मत रखिए, आप वहाँ से इकट्ठा करिए। ऐसे भी बागवान इकट्ठा करता है, वो अलग बात है, उसको इकट्ठा करता है और उसको जलाने के लिए ले जाता है। उसको इकट्ठा करिए, एक थोड़ी अलग से जगह में उस गड्ढा बनाइए, भर दीजिए, डिकम्पोज होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप वेस्ट डिकम्पोजर डालिए, उसमें गोबर डालिए, आज नहीं तो कल होगा डिकम्पोज। जलाने से अच्छा तो डिकम्पोज होगा, और उसको यूज़ करिए, अपने तौलिए में यूज़ करिए। उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो जो आपका रहता बीमारियाँ रहती है उसका एक टाइम पीरियड है, वो ख़त्म हो जाता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो इस तरह की कोई बीमारी आई नहीं लकड़ी की वजह से। भैया मैंने लकड़ी जो सड़ा के तौलिए में डाली, मेरे पास तो कोई अल्टरनेरिया, मैं तो ये बोलता हूँ मेरे पास 4-5 साल होगी, मेरे पास अल्टरनेरिया, मार्सोलिना और स्कैब जैसी समस्याएं नाम मात्र के लिए होती है। इस बार तो है ही नहीं, इस बार है ही नहीं, पिछली साल थी लेकिन नाम मात्र के लिए, नेचुरली थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इस बार मेरे को अभी तक कोई भी लक्षण ना अल्टरनेरिया का लगा, ना मार्सोलिना का लगा, स्कैब का तो है ही नहीं। हाँ जी सर, आ जाओ। इस बार नहीं है ना, फंगल इन्फेक्शन 0 है इस बार, क्योंकि सूखा ना, सूखे की वजह से फंगल इन्फेक्शन है ही नहीं। ये जो ऑर्चर्ड है हमारा, ये वाला जो है, ये M7 रूट स्टॉक पे लगा है, और रेड विलोक्स और रेड लमगाला लगा है इसमें। और ये जो ऑर्चर्ड है 4 साल का ऑर्चर्ड है,
और पिछले 3 सालों से फ्रूटिंग पे है हमारे पास। हम तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आज का जो बागवान है वो तो सोचता ही नहीं कि हम भैया चौथी साल पे फ्रूट ले या 5वीं साल में फ्रूट ले। मैं 3 सालों से फ्रूट ले रहा हूँ, 4 साल के ऑर्चर्ड से। आप प्लांट देख सकते हैं 15 से 18 फीट पहुँच चुके हैं हाइट, और प्रॉपर अगर मैं थिनिंग नहीं करता हूँ, एक प्लांट मेरे को 40 से 50 किलो सेब दे रहा है। ये चीज़ है। मतलब ये धारणा गलत है कि इससे एक मतलब 15 किलो या 20 किलो सेब ही मिलेगा। नहीं, ये धारणा गलत है तब तक जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग का ज्ञान नहीं रखते हैं पौधे की, तब तक गलत है। जब आप समझते हैं उस चीज़ को तो ये आपकी धारणाएं सारी गलत हो जाती है। आप प्रॉपर आप प्लांट से फ्रूट निकाल सकते हैं जितनी उसकी क्षमता है। आज का युवा, जहाँ तक मैं समझा हूँ युवा के बारे में, क्योंकि मेरा जो काम रहता है बच्चों के साथ, युवा के साथ ही रहता है, तो युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है। लेकिन 2-3 सालों से जो मैंने देखा है युवा को, वो बागवानी की ओर भी आ रहा है। अपने बागों में बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। और हमारी जो एप्पल इंडस्ट्रीज़ है हिमाचल की, इसको लगता है कुछ सालों में जहाँ आज है उससे कई गुना बड़ी करके दिखाएगा आज का युवा। हाँ, अगर आप सरकारी दफ्तर की बात करें, नौकरियाँ कितनी है हमारे पास, बेरोज़गारी कितनी है और नौकरियां कितनी है, ये समझने वाली बात है। हर एक अगर युवा, हर एक जो पढ़ा लिखा नौजवान है, अगर वो नौकरी ढूंढता फिरेगा तो बागवानी कौन करेगा? अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो वो नौकरी करने वाला क्या खाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मुझे लगता है कि किसी का नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा सा बाग बना के उसका मालिक बन जाओ। पूरा परिवार, पूरा इलाका, पहले तो मैं अपने परिवार को, पूरा परिवार इसमें मेरा सहयोगी रहा है। दूसरा, जो आपको बागवान दिख रहे हैं यहाँ सभी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मुझे इस ज़मीन ने सिखाया है, इन बागवानों ने सिखाया, हमने सब ने मिल के कर्म किया है। मेरा कोई अकेले की बागवानी नहीं है ये, मुझे इन बागवानों ने ही सिखाया है। फ्यूचर की बागवानी सर आपके दिमाग पे डिपेंड करेगी, आपके शरीर को छोड़कर। स्मार्ट वर्क होगा, मतलब ये है जो इन्होंने भी कहा था, स्मार्ट वर्क होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा बागवानी में। आप मार्केटिंग में अगर कैसी पकड़ है आपके बाग में कितने क्वालिटी फ्रूट, कितना अच्छा फ्रूट आप तैयार कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी फ्यूचर की बागवानी में आप अपने आप को टिका सकते हैं या नहीं टिका सकते। अगर आप क्वालिटी की ओर जाते हैं तो फ्यूचर में आपकी बागवानी सफल है। अगर आप क्वालिटी से हटते हैं तो आपकी फ्यूचर की बागवानी आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगी। हर युवा बागवान के दिमाग में रहता है एक तो वैरायटी की दौड़, कि एक दौड़ बन गई है और ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी बन गया है वैरायटी को लगाना या उसका इस्तेमाल करना अपने बगीचे में। और दूसरा जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड, एक जो युवा बागवान है वो इतना अवेयर तो है, जानकारी उसके साथ पास बहुत सारी है, पर वो डिसीज़न नहीं ले पाता। तो इस बारे में जो इस नर्सरी के मालिक, फार्म ट्री जो नर्सरी है उसके मालिक का क्या कहना है, इन्होंने इस चीज़ को बड़े गहराई से महसूस किया है। तो आप बताएं सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो सर, अगर कोई बागवान, कोई युवा डिसीज़न लेने में असमर्थ है, क्यों असमर्थ है? क्योंकि वो मार्केट को देख रहा है, वो उन जो मार्केट में दुकानदार बैठे हैं उनकी ओर देख रहा है। अगर आपने बागवानी करनी है तो खुद ज़मीन में जाना पड़ेगा, खुद ज़मीन से लड़ना पड़ेगा, खुद मिट्टी में अपने हाथों को डालना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर आप किसी दुकानदार की ओर देखेंगे, वो तो अपनी दुकानदारी चलाएगा, वो तो उसने अपना प्रोडक्ट बेचना है। सबसे बड़ी बात है कि बागवान को अगर अपना डिसीज़न मेकर खुद बनना है तो अपने आप को मिट्टी में झोंकना पड़ेगा, बागवानी में खुद झोंकना पड़ेगा, खेतों में खुद जाना पड़ेगा। एक प्रश्न और, जैसे यहाँ पे देखने में आया कि लोकल स्तर पर जो फार्मिंग से जुड़े हुए संगठन हैं उनकी बहुत सारी कमी है और शायद बहुत यहाँ पे सब लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। इस बारे में वीरेंद्र जी आप क्या कहते हैं? बागवानी आज अगर करनी है तो अकेले नहीं करनी पड़ेगी, मिल के करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो बागवान आए हैं हम सब मिल के काम करते हैं। एक हमारा संगठन भी है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से भी काम नहीं कर रहा है। नावर करके है, नावर एप्पल वेलफेयर एंड रिवाइवल सोसाइटी, उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ प्रेजेंट में, लेकिन हम उस संगठन को प्रॉपरली चला नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम सब बागवान मिलकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें, समस्याएं एक दूसरे को बताएं, उसका हल भी आ जाता है। कुछ जब हम 4 लोग बैठते हैं, एक की समस्या है, दूसरे के पास उसका हल होता है, हम मिलकर उस समस्या का हल भी ढूंढ लेते हैं। जब बागवानी मिल के होगी तब मिलेगा हल, ऐसे नहीं मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने देखा कि फार्म ट्री नर्सरी में किस तरह से वीरेंद्र जी अपने अथक प्रयास से बहुत ही अच्छी मेहनत करके युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। ये अपने खेल और दूसरी सेल्फ डिफेंस की गतिविधियों के साथ साथ फार्मिंग में बहुत उत्कृष्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और एक इन्फॉर्मेटिव फार्मिंग जानकारी के साथ मिलेंगे। थैंक यू। तो ये बोल सकते हैं कि अभी मुझे 10 साल और लगनी है ऑर्चर्ड को इस्टेब्लिश करने में। अभी तो वक्त लगता है। अभी तो यही चीज़ें है सर, यही चीज़ें होगी है। डिपेंड नहीं हो सकते हम बागवानी पे। बागवानी अगर करनी है तो आपको ज़मीनों में खुद घुसना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कितना काम करेगा? डिपार्टमेंट आपके बगीचे में बता नहीं सकता, वो राय दे सकता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ जी, ये जो वैरायटी है हैप्के रेड डिलीशियस है, ये हमारी 8000 से 9000 फीट पे लगा सकते हैं आप इजीली। मेरे लिए नहीं बनी ये वैरायटी, ये हाइटों के लिए बनी है। मेरे पास इंपोर्ट हुए थे कुछ प्लांट ना। ये एडम रेड डिलीशियस है, जिनकी आजकल ये चली है भैया, एडम। ये एडम रेड डिलीशियस है, अच्छा सेब है, कोई बात नहीं। विदाउट पीजीआर, मैं यहाँ पर पीजीआर यूज़ नहीं। ये अनार भी हम अनार पे भी काम करते हैं अपने लिए। ठीक है, बढ़िया फ्रूट है, अपने लिए हो जाता है फिर ना। अरे दुनिया भर का इंसेक्ट्स लगते हैं इसमें फ्लोरिंग चली रहती ना। देखो अभी भी चली है, कभी बीच में फ्लोरिंग इसमें चली है। फ्रूट बड़ा भी हो रहा है, फ्लोरिंग भी चली है।